हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट और उसके साथ क्या पढ़ा था? फाजान्स रूल। ठीक है। और आज हम जो चीज पढ़ने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक थ्योरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और उस थ्योरी का नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी कि VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी भी बोल देते हैं इसको। सबसे पहले किसने दिया था इसको? सिडविक एंड पावेल। कब दिया था? सिडविक एंड पावेल ने दिया था 1940 में दिया था इसको सबसे पहले। ठीक है। और बाद में इसको रीडिफाइन किसने किया? रीडिफाइंड बाय नाइहोल्म एंड गिलेस्पी। नाइहोल्म और गिलेस्पी ने इसको क्या किया था? रीडिफाइन किया था। नाइहोल्म एंड गिलेस्पी ने इसको रीडिफाइन किया था। GI लिख लेना भाई, गिलेस्पी। ठीक है। नाइहोल्म एंड गिलेस्पी ने इसको 1957 में फिर से रीडिफाइन कर दिया था। ठीक है। हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। इस थ्योरी के पोस्टुलेट क्या क्या है, क्या क्यों हम इसको पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। हमें पता था कि जो लुईस की थ्योरी थी उसने शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बताया। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये वो पहली थ्योरी थी जो मॉलिक्यूल की शेप और स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ जानकारी दे रही थी। ठीक है। और ये किस पे बेस्ड थी? ये बेस्ड थी रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। यानी बेसिस क्या था इसकी थ्योरी पे? इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव interaction of the electron pairs in the वैलेंस सेल। कहने का मतलब क्या है? वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर थे उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, उसी रिपल्सिव इंटरेक्शन पे के ऊपर ये थ्योरी क्या थी? पूरी तरह बेस्ड थी। इस थ्योरी का बेस क्या था? जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। ऑब्वियस सा रीजन है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? ये तो थी जनरल इसका इंट्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे जो मेन पोस्टुलेट थे VSEPR थ्योरी के, वो पढ़ेंगे अब। ठीक है। जो मेन पोस्टुलेट क्या क्या थे, यानी किन किन पॉइंट के बेस पे इस थ्योरी को खड़ा किया गया था, यानी रिप्रेजेंट किया गया था इस थ्योरी को किन पॉइंट्स के बेस पे। सबसे पहले वही चीज देखते हैं। VSEPR थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है। क्योंकि ये वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको VSEPR थ्योरी भी बोलते हैं। सिंपल है। तो पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था? द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप किस पे डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल की? द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो, अराउंड द सेंट्रल एटम। तो लिखो क्या है सबसे पहला पोस्टुलेट? द शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends on the number of वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्डेड हो और नॉन बॉन्डेड हो, present around the
सेंट्रल एटम। हमें पता है सेंट्रल एटम तो हमें चूज करना आ ही गया था लुईस की थ्योरी से। तो जो सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो क्या था कि जो शेप है मॉलिक्यूल की वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो, सेंट्रल मेटल के अराउंड, उस पे डिपेंड करती है। ये था पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, सेकंड पोस्टुलेट क्या है, सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे लिखो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल repel each other because the electron cloud are negatively charged। अब देखो ये दूसरा पोस्टुलेट है, ये क्या कहना चाहता है कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, दो थ्योरी हो गई, दो पोस्टुलेट हो गए। तीसरा पोस्टुलेट क्या था, these pair of electrons tend to occupy such position in space that minimize the repulsion and thus maximize the distance between them। यानी कि ये ऐसी ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेंगे स्पेस में जहां इनके बीच का, इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का रिपल्सन तो क्या हो, मिनिमम हो, और डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो तीसरा पोस्टुलेट हमारा क्या है, लिखो भाई, these pair of electrons tends to occupy that position in the space in which they have minimum repulsion and thus maximum distance between them। यानी कि वो ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेंगे स्पेस में जहां उनके बीच का रिपल्शन तो मिनिमम हो जाए और जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट यानी फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, द वैलेंस सेल इज टेकन एज ए स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। कहने का मतलब क्या है कि जो वैलेंस सेल है उसको क्या मान लिया गया, एक स्फीयर मान लिया गया है, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन उस स्फीयर की सरफेस पे लोकलाइज्ड हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे से। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या है भाई, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, VSEP लिख रहा हूं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कंसिडर्ड एज, वैलेंस सेल को, द वैलेंस सेल is considered, the valence cell is considered as sphere and the electron pairs tend to occupy the spherical surface, इस स्फीयर की सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे, having मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि जो वैलेंस सेल थी उसको क्या मान लिया गया, एक स्फीयर मान लिया गया, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है उस स्फीयर के ऊपर लगे हुए हैं, लोकलाइज हैं कितने डिस्टेंस पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ताकि उनके अंदर कोई रिपल्शन ना हो, यानी मिनिमम रिपल्शन पॉसिबल हो। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट, पहले ये 4 पॉइंट लिख लो, 4 पोस्टुलेट लिख लो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, और इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर दिया। अब मैं रब कर रहा हूं। अब लिखेंगे फिफ्थ पोस्टुलेट को। ठीक है, कि फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है। फिफ्थ और सिक्स्थ पोस्टुलेट, दो पोस्टुलेट और बचते हैं 20 के। हमने 4 पोस्टुलेट तो पढ़ ही लिए हैं थ्योरी के, अब पढ़ेंगे 2 और पोस्टुलेट्स, वो क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं भी। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है। फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बोले तो मल्टीपल बॉन्ड है, उनको क्या मान लिया गया है, ट्रीट कर रहा है एज ए सिंगल बॉन्ड। यानी मल्टीपल बॉन्ड को इस थ्योरी में क्या माना गया है, सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया गया है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह, यानी मल्टीपल बॉन्डिंग को किसकी तरह ट्रीट किया गया है, एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह। एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मल्टीपल बॉन्डिंग है तो उनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और अगर 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो उनको सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट करते हैं। क्या है फिफ्थ पोस्टुलेट, क्या है, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज it is a multiple bond is treated as it is a single electron pair. It is a single electron pair. ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कैसे ट्रीट किया गया है कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या माना है उन्होंने, इसको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर माना है। ठीक है, अब इसके बारे में ये बात क्या कर रहा है, एंड 2 or 3 electron pairs are treated as single super pair। ठीक है, अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उनको सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट किया गया। ये है फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, किसी मल्टीपल बॉन्ड के, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड of a multiple bond are treated as single super pair, उनको सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट पोस्टुलेट क्या है, सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है, when 2 or more resonance structures can represent a molecule, जहां पे where 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, the VSEPR model is applicable to any such structure। ठीक है, सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है, where 2 or more resonance structure can represent a molecule, VSEPR theory is applicable to them। यानी जहां 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हो किसी मॉलिक्यूल की, तब वहां पर VSEPR थ्योरी लग सकती है। ये तो थी सिंपल सी बात। अब बेस क्या है इस VSEPR थ्योरी का, जो बेसिक अजम्पशन, यानी बेस क्या था इस थ्योरी का, बेस ऑफ थ्योरी क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी रिपल्सिव इंटरेक्शन था। अब देखो, द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो रिपल्सिव इंटरेक्शन था इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, वो किस ऑर्डर में डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब वो ऑर्डर क्या है वो लिख रहा हूं, और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना भाई। इसके बिना आप शेप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे VSEPR के थ्रू। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या है, लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है,
is always greater than, lone pair repulsion is always greater than lone pair bond pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, and this repulsion always greater than bond pair repulsion, bond pair repulsion. इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, LP लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और वो किससे बड़ा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से. ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस थ्योरी की. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लोन पेयर रिपल्शन हमेशा किससे बड़ा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर से. ध्यान रखना, यही ऑर्डर हमें पता होना चाहिए था. फिर नाइहोल्म और गिलेस्पी ने क्या किया 1957 में, इसको रीडिफाइन कर दिया. कैसे रीडिफाइन किया, VSEPR थ्योरी बाय एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर्स एंड द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. उन्होंने क्या बताया, जब सिडविक और पॉवेल ने इस थ्योरी को दिया तो उन्होंने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को सेम ही माना था, उन्होंने सिर्फ उनको इलेक्ट्रॉन पेयर माना. ठीक है, जबकि नाइहोल्म और गिलेस्पी ने क्या किया 1957 में, उन्होंने इस थ्योरी को और अच्छे से सुधार दिया. इस थ्योरी में सुधार क्या किया, उन्होंने डिफाइन कर दिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दो इलेक्ट्रॉन किसी दो एटम के बीच में घूम रहे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में, तब उनको बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और जब दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के रूप में फ्री रहते, सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम से स्टिक होते हैं, किसी दूसरे एटम से स्टिक नहीं होते, सिर्फ एक ही एटम के पास रहते हैं, उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ एटम्स. ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था मॉलिक्यूल में, उसने ऑक्यूपाई किया मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी क्योंकि लोन पेयर क्या था, अब लोन पेयर की जब बात करें तो मान लो अमोनिया का केस है NH3, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो इस लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर के मुकाबले ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया. ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो फ्री था ना, दूसरा एटम तो था ही नहीं इसके साथ जुड़ने को, तो इन्होंने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया बॉन्ड पेयर के मुकाबले. ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में रह गया, तो वो बीच में फंस गया, तो उसने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोन पेयर के पास ग्रेटर रिपल्शन है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो वो रिपल्शन भी ज्यादा करेगा. सिंपल सी बात थी कि लोन पेयर रिपल्शन हमेशा बड़े होंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हमेशा बड़े होंगे बॉन्ड पेयर से. ठीक है, अब इसी के साथ आइडियलाइज शेप थी, उनसे कुछ ना कुछ डेविएशन मिली हमें. जो आइडियलाइज शेप मिलती हैं VSEPR के थ्रू, उनसे कुछ ना कुछ डेविएशन मिलती है नॉर्मली. ठीक है, अब फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरीज, हम कन्वीनियंटली अगर उनको शेप को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. अब ध्यान से देखना भाई, दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जिनमें हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब वो दो कैटेगरीज कौन सी है, एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, यानी सिंपल वाली. आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल वाली कैटेगरी जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे. तब उनकी शेप क्या होगी, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी, सिर्फ कुछ शेप्स के नाम याद रखने हैं बस आपको, और आपका काम हो जाएगा. दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो वो मॉलिक्यूल जिनके पास सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास सेंट्रल एटम के पास क्या होता है, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर्स होते हैं. तो अब देखो कैटेगरी फर्स्ट, यानी ए कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, CATE कैटेगरी ए. ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम, CA लिख रहा हूं, तो सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेंट्रल एटम के पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा. ठीक है, अब उनकी बात कर रहे हैं. अगर इनकी बात करें तो हमें किस टाइप के कंपाउंड मिलते हैं और कैसी कैसी शेप्स मिलती हैं उसको देखते हैं. सबसे पहला AB
टू टाइप का कंपाउंड हमें मिलता है, यानी एक एटम ए होगा और दो एटम बी टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं BeCl2, ठीक है। BeCl2 शेप क्या होगी, BeCl, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को हम शो कर सकते हैं। और कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर शेप है इसकी, BeCl2 लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल इनके बीच में होगा। यानी पहली शेप हमें Ab2 टाइप मॉलिक्यूल में कैसी मिलती है, जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं होने के बाद Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल में कैसी मिलती है शेप, लीनियर शेप का होता है। लीनियर ज्योमेट्री क्या है इसकी, लीनियर शेप क्या है, लीनियर है। दूसरी सेकंड, अब Ab3 टाइप का मॉलिक्यूल, किस टाइप का मॉलिक्यूल है, Ab3। एग्जांपल है मेरे पास BF3, कैसे लिखते हैं भाई, BF3, ये रहेगी स्ट्रक्चर BF3। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 120 डिग्री। और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, ट्रायगोनल प्लेनर शेप बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल प्लेनर शेप, क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल प्लेनर शेप बोलेंगे इसको। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। उसके बाद तीसरे टाइप का मॉलिक्यूल होता है, वो कैसा होगा, Ab4 टाइप का मॉलिक्यूल होगा। एग्जांपल ले रहा हूं मैं CH4 यानी मीथेन, जो आप 10th क्लास में सबसे बेसिक एग्जांपल पढ़ते हो एल्केन्स का। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो भाई, ठीक है, ये है भाई CH4 की शेप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये है CH4, ठीक है। CH4 मॉलिक्यूल, इसको थोड़ा सा इधर दिखा दो, ठीक है, अब अच्छा है CH4। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, इतना बॉन्ड एंगल होता है भाई इसका, ठीक है। आइडियल शेप है और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। कैसी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल। इसकी क्या है, ट्रायंगल प्लेन। इसकी क्या है, लीनियर। तीन तो पढ़ ही लिए। चौथा क्या है, फोर्थ कैसे टाइप का मॉलिक्यूल होगा, Ab5 टाइप का मॉलिक्यूल होगा। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, SF5 लिख लेते हैं भाई, SF5। सिंपल सी बात है यार, SF5 ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, चलो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हमारे पास, PCl5 लिख देते हैं, ठीक है। PCl5 ये कैसे मॉलिक्यूल होता है, इसकी शेप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। कैसी होती है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, देखो कैसे बनती है भाई। फास्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां। अब एक क्लोरीन यहां होगा, ठीक है, और एक क्लोरीन यहां होगा। इसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, इसको ऐसे जोड़ दो, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बन जाता है, ठीक है। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप, इनको मत जोड़ो, डायरेक्ट ऐसे ही लिखते रहो, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होती है ट्रायगोनल, क्योंकि ट्रायगोनल एक ट्रायगन बन रहा है, और बाई पिरामिडल दो पिरामिड बन सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे की साइड, ठीक है। तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप ये होती है। इसमें क्या होता है, दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, देखो भाई कौन कौन से बॉन्ड एंगल होते हैं। दो तो होते हैं 90 डिग्री वाले, ये 90 डिग्री का एंगल। वैसे तो तीन टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक होता है पूरा 180 का, ये वाला, ये पूरा 180 का, ये 90 का। मेनली क्या लिखते हैं, और ये वाले बाकी के कौन से होते हैं, 120 डिग्री के। यानी मेनली मेजर दो टाइप के, 90 120 के दो एंगल, और टोटल एंगल होता है वो 180 का एक भी होता है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये था PCl5 का ट्रायगोनल बाई पिरामिडल का। और उसके बाद पांचवा एग्जांपल AB6 टाइप का, बहुत ही इजी है। इसके लिए हम करते हैं SF6 को हम देखते हैं। बाकी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। फिफ्थ एग्जांपल को ऊपर ही लिखता हूं, ठीक है, हो गया, ठीक है अभी।
अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ एग्जांपल की बात कर रहे थे। फिफ्थ एग्जांपल कौन सा था, AB6 टाइप का, यानी SF6 ले लिया मैंने। कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया, SF6 ले लिया। SF6 को अगर हम देखें तो कैसे बना होता है भाई, SF6 ऐसे बना होता है, ठीक है। SF6 कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, सिंपल। ये है ही, ठीक है, और ये ऐसे होता है। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये होती है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रन बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तुम्हें जो नॉर्मल याद रखनी, यही 6 एग्जांपल तुम्हें याद रखने, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल याद रखने हैं। ये तो है नॉर्मल शेप्स। लेकिन अब होता क्या है कि कुछ कंपाउंड, जब तक लोन पेयर का केस नहीं आता तब तक तो आइडियल शेप चलती है, लेकिन जैसे ही लोन पेयर वाला केस आ जाएगा आइडियल शेप से डेविएट कर जाएंगे, यानी कंपाउंड की शेप तो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी लेकिन बनेगा कुछ और, उसकी शेप डिस्टोर्ट हो जाएगी, डिस्टोर्शन आने शुरू हो जाएंगे। उसका रीजन क्या होगा, क्यों डिस्टोर्शन आते हैं और कैसे आते हैं, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन शेप्स को याद रखना है कि कितने टाइप के मॉलिक्यूलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल याद रखना है, 6 की 6 शेप्स को याद रखना है। और ये कौन सा एग्जांपल था, जब सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं था, ये तब की बात मैं कर रहा था, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही अभी तक आपको पढ़ना है, बाकी करेंगे हम इसका जो सेकंड पार्ट होगा VSEPR थ्योरी का, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।